रुक कर रहे हैं कुछ और सियासी खबरों का, लेकिन उसके पहले भोपाल से खबर मिल रही है जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया है सौदेबाजी का कि सौदेबाजी से बीजेपी 2 सीट जीत रही है। उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह का राज्यसभा जाना अब लगभग तय है। और कांग्रेस से जो 2 प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, पहली जो वरीयता है वो दिग्विजय सिंह की है, तो लगभग दिग्विजय सिंह का भी जाना तय है। और ये तंज कमलनाथ ने कसा है बीजेपी पर। सबको पता था जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ, अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। और कमलनाथ ही नहीं, और भी कई लोगों की यहां नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई जब वो सदन में पहुंचे राज्यसभा के वोटिंग के लिए। और कहीं कई बीजेपी नेताओं के, कई कांग्रेसी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। कुछ और प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है, तो नहीं लड़ाना था। नहीं, हम कोई चौंका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं। हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं। बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और एक सीट पक्की है, बाकी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। उनके पास 107 की संख्या बल है, तो यदि इतने ही दलित प्रेम है तो बाकी भाजपा सपा और निर्दलीय को क्यों अपनी तरफ खींचते हैं। वो बरैया को वोट डलवा दें, पर उनको प्रलोभन क्यों दे रहे हैं। नहीं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे 22 लोग खरीदे थे, वैसे उसी प्रकार से वो कर रहे हैं। यदि इनको दलित प्रेम है तो ये आगे बढ़ के दिखाए ना। इनकी तो संख्या बल पूरी हो रही, बाकियों को प्रभावित क्यों कर रहे हैं निर्दलीय बसपा सपा को। देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरीके से बयानबाजी लगातार, मैं टीवी पे भी देख रही थी, काफ़ी लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। ये तो पार्टी का डिसीजन था कि फर्स्ट कौन रहेगा, सेकंड कौन रहेगा, लेकिन उन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से वो दलित को इंडिकेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऐसे करने से जो कांग्रेस का डिसीजन है वो तो कांग्रेस का डिसीजन है। कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं के पार्टी के जो दलित विधायक हैं, यदि उन्होंने उनकी बात मान ली और फूल सिंह बरैया जी को वोट कर दिया तो उनका समीकरण बिगड़ जाएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले बहुत विचार कर लेना चाहिए। नया अनुभव था कि अगर हमेशा हम देखते थे मतदाता को लंबी लाइन में लगना रहता था और धक्का मुक्की खाता था, लेकिन पहली बार है कि मतदाता वहाँ पर पहुँच रहा है, उसका स्कैनिंग हो रही है, उसकी जांचें हो रही है, उसके मास्क और हाथ धुलाए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से कुर्सी में बैठाल कर उनको काढ़ा पिलाया जा रहा है। और जब उनकी बारी आती है उसके साथ साथ वो बढ़ते जाते हैं और 2-3 मिनट में यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही मतदान की, ज़्यादा समय नहीं लग रहा और सभी लोगों का अच्छा अनुभव हुआ है इस बार के मतदान से। बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं की है निर्वाचन आयोग ने, उनकी बेहतर व्यवस्था है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हर मतदान हो, हर चुनाव इसी तरीके से होंगे तो मतदाता में एक जागरूकता बढ़ेगी और अधिक मतदान होने की तरफ हम उम्मीद करते संभावना बढ़ेगी। जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसके लिए भी ऐसी मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज की स्थिति है सोशल डिस्टेंसिंग की, वही पालन आगामी समय में भी करें तो 24 की 24 मतदान केंद्रों में अधिक से अधिक मतदाता पहुँचेंगे। यानी बिल्ली खम्बा लोचे वाली कहावत है। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन उन आरोपों में कोई दम नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है, मुझे किसी तरह की खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता क्या है। नहीं तो इसका मतलब है जब सपा और बसपा ने उन्हें समर्थन दिया था तो उनकी खरीद फरोख्त हुई थी क्या, वो बताएं ना।
वो किस बिला पे आई थी उनके साथ? ये लोगों ने अंतरात्मा से प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने का निश्चय किया है। उनका स्वागत है। देखो, अंतरात्मा की आवाज़ पे 22 लोग आ गए। अंतरात्मा की आवाज़ पे अगर कोई और वोट डालना चाहे तो उसका स्वागत है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुना जाना तय है। बाकी संख्या हमारे पास है नहीं है कि दूसरा कोई चुना जाए। इसमें ये भी आया कि कल बरैया जी नाराज हो गए थे, नाराज होकर चले गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी के साथ है, उनने मन में इस तरह की नाराजगी प्रकट। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र आता नहीं है। बाकी जिनने कहा है, हो सकता है उनने कुछ जुगाड़ की हो। सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनकर एक बात तो साफ है, बीजेपी जहां पूरी तरह से आश्वासित है क्योंकि उनके जो पास मैजिक नंबर है, जो फिगर है, उससे पूरी तरह से संकेत साफ है कि 2 सीटें तो जाती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के कुछ विधायक इस बात से भी काफी खुश हैं कि व्यवस्थाएं सदन के भीतर काफी अच्छी हैं, काफी बेहतर हैं। विधायक जब सदन के अंदर दाखिल होता है, सेंट्रल हॉल तक पहुंचता है, तो बहुत अच्छे से उसकी स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है और जिस तरह से उसे काढ़ा पिलाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वहां पर पूरे एहतियात बरते गए हैं, गोले बनाए गए हैं और बारी बारी से जो विधायक हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। यानी कि जो व्यवस्थाएं सदन के अंदर की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से विधायक कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट हैं, काफी खुश हैं। तो फिलहाल देखिए, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर जो वोटिंग जारी है, उसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है। 205 विधायकों ने, बताया जा रहा है, अब तक वोट डाल दिया है। 205 विधायकों ने वोट डाल दिया है। अब मात्र एकमात्र विधायक बचे हैं, वो है कांग्रेस के कुणाल चौधरी, जो कोरोना पॉजिटिव है। वो पीपीई किट पहनकर अलग से उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो अब थोड़ी देर में सदन के सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे और कुणाल चौधरी कुछ ही देर में वोट डालेंगे। यानी कि 206 में से 205 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। हम रुक करेंगे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, हमारी सुबह भी बात हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि शायद 1 बजे के पहले तक सब वोट डल जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाँ बिल्कुल दीपक, और 205 विधायक अब तक अपना वोट डाल चुके हैं। बस एक वोट बचा है क्योंकि विधानसभा में 230 की संख्या में हम देखें इस समय मौजूदा स्थिति 206 विधायकों की है। 107 बीजेपी के विधायक है, 92 कांग्रेस के विधायक है और निर्दलीय सपा बसपा मिलाकर 60 विधायक होते हैं। तो उसमें से कांग्रेस के 91 विधायक वोट डाल चुके हैं क्योंकि कुणाल चौधरी कालापीकल विधानसभा सीट के जो विधायक हैं वो कोरोना संक्रमित है, उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया है और इसी वजह से अब उसके आने का इंतजार हो रहा है। जैसे मैंने पहले एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि 1 से 1:30 बजे के बीच में पहुंच सकते हैं, तो अभी इस समय 12 बज रहा है, 12 सवा 12 बज रहा है। कुणाल चौधरी के पहुंचने का इंतजार हो रहा है और कुणाल चौधरी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ये हमने इससे पहले भी इस पर बात की थी कि उनके लिए अलग से एक कमरा बनाया गया है। पीपीई किट पहनकर वो मतदान करेंगे और उनका जो मतदान करवाएंगे कर्मचारी वो भी पीपीई किट पहने हुए होंगे और तमाम सारे जो एहतियात है वो बढ़ते जाएंगे क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण के दौर में राज्यसभा का ये चुनाव हुआ है, तो ये तमाम सारे दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे और उसी का पालन यहाँ पर विधानसभा में हमें देखने को मिला है। बाकायदा फिजिकल डिस्टेंसिंग थी, मास्क पहने हुए थे, सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई, सभी को जो है स्वास्थ्य परीक्षण का सर्टिफिकेट देना था, उसकी जांच के बाद सभी विधायकों को अनुमति दी गई और सभी ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद राज्यसभा की जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। विजय मांडे बता रहे हैं कि अब देखिए पूरे जो 205 विधायक हैं वो अब तक अपना वोट डाल चुके हैं 206 में से, और एकमात्र विधायक अब बचे हैं कांग्रेस के कुणाल चौधरी, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके लिए एक विशेष जो है व्यवस्था की गई है, अलग से रूम बनाया गया है। जो अधिकारी मतदान की तरफ से उनका वोट कास्ट करवाएंगे वो भी पूरी तरह से सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, पीपीई किट पहनकर ये वोट कास्ट करेंगे। यानी कि सुबह हम जो चर्चा कर रहे थे कि लगभग 2 बजे के पहले हो सकता है सभी विधायक अपना वोट डाल दें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि व्यवस्थाएं सदन के भीतर काफी बेहतर की गई। तो जाहिर है कि फिलहाल जिस तरह से देश के 8 अलग अलग राज्यों की 19 सीटों पर जो है इस वक्त वोटिंग चल रही है, और सबसे खास जो मुकाबला इस वक्त कुछ राज्यों में है उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। हालांकि बीजेपी काफी आश्वासित है, कॉन्फिडेंट है,
और इसी पूरे मसले पर हम रुख करते हैं चर्चा का। पहले मेहमानों से आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं वो है भूपेंद्र गुप्ता, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, राकेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए, और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया दिनेश जी आप ही की लूंगा, क्योंकि हम देख तो रहे हैं कि ठीक है, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से जो है सियासी संग्राम चल रहा था। बीजेपी काफी आश्वासित है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनके पास नंबर गेम है। लेकिन आने वाले वक्त के जो 24 सीटों पर उपचुनाव है, क्या उसका अब इसके बाद कुछ इंपैक्ट, कुछ प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, राज्यसभा का चुनाव एक अलग चीज है और उपचुनाव एक अलग विषय है। आप राजनीतिक तौर पर दोनों को भले ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रक्रिया है इलेक्शन की, दोनों की अलग है। जब आप राज्यसभा चुनाव में जाते हैं तो विधायकों का संख्या बल देखते हैं। जब आप विधानसभा उपचुनाव के लिए जाते हैं तो वहां आपको जो है जनता के बीच जाना होता है। वहां पार्टी विधायकों की बात नहीं होती, वहां सरकार के कामकाज की बात होती है, उम्मीदवार की बात होती है। तो दोनों अलग अलग विषय हैं, और दोनों की क्या है कि हमारे इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो राज्यसभा चुनाव से हुई है, उपचुनाव से। इसलिए स्वाभाविक तौर पर दोनों को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि और दूसरा ये जो इसका पूरा उपचुनाव का जो माहौल है वो सरकार का भविष्य चुनावों पर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि बाद जो राजनीतिक एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज उपचुनाव की होगी। उसमें जो है उम्मीदवारों के चयन से लेकर हम देख रहे हैं कि लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो बड़े घटनाक्रम अभी देश में होना बाकी है। जी, मैं लौटूंगा दिनेश जी। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जो है टिप्पणी में भूपेंद्र जी की जरूर लेना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, अमूमन ये देखने में आता है और कहा भी जाता है कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उसी की तरफ उसी तरफ समर्थन जो है निर्दलीय विधायक या छोटे दल के विधायक देते हैं। अब तक तो हमने देखा रामबाई, सुरेंद्र सिंह शेरा, संजीव कुशवाहा जो है आपको विधानसभा चुनाव में तो पिछले समर्थन देते आए थे, लेकिन ये राज्यसभा में उनका ये तर्क आया है सामने कि हम विकास चाहते हैं और इसलिए हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया भी है। क्या कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस का मनोबल कम हुआ है, और आने वाले वक्त के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ठीक है, कुछ ही देर बाद परिणाम आ जाएंगे शाम को 6-7 बजे तक। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, परिणाम तो सुस्पष्ट है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई आश्चर्यजनक चीज सामने आने वाली हो। और जहां तक इनका निर्दलीय लोगों का वो है, तो वो चूंकि किसी पार्टी के तो पदाधिकारी है नहीं, तो वो निश्चित रूप से अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है। उनकी पार्टी ने अगर कोई व्हिप जारी नहीं किया है उनके लिए, तो वो किसी को भी वोट देने के अधिकारी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरीके से एकदम जिसको कहते हैं बुंदेलखंडी में बोलते हैं ललत्ता, ये लालच की तरह जो है जिस तरीके से वोटों के लिए अपनी लाट अपका रहे हैं, आज उन्हें जिन वोटों की जरूरत नहीं है उन्हें भी वो घसीटते फिर रहे हैं। चाहे जो है इनके बिना जब आप चुनाव जीत रहे हैं, तो आप ये राजनीति को प्रदूषित करने का निरंतर कार्य काय के लिए कर रहे हैं? तो ये किसी भी जगह पे वोट डालते हैं, इनकी वोटों का कोई महत्व नहीं। इसके कारण बीजेपी की हार जीत पर कोई असर नहीं पड़ता है राज्यसभा में। लेकिन भूपेंद्र जी, फूल सिंह बरैया को लेकर अब आगे क्या रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने जरूर शुरू से मुद्दा उठाया कि दलित का एक तरह से अपमान है। आपने पहली वरीयता में तो राजा को रख दिया, दिग्विजय को रख दिया। अब क्या आने वाले उपचुनाव में फूल सिंह बरैया को आपकी पार्टी टिकट देगी? देखिए, फूल सिंह बरैया जी का जब फॉर्म भरा गया था तब हम क्लियर कट 2 सीटें जीत रहे थे, एक राजा की, एक फूल सिंह बरैया की। इन सीटों को एक बरैया जी का रास्ता रोकने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी ने 1000 खोखे ढीले किए हैं। अगर एक दलित का रास्ता रोकने के लिए आपको 1000 खोखे ढीले करने पड़ते हैं, तो आप समझिए कि दलितों के प्रति उनकी दुर्भावना का जो है कितना मात्रा है। और इस दुर्भावना को अंजाम देने के लिए, उन्हीं का रास्ता रोकने के लिए तो उन्होंने जो है ये खर्चा किया है, और ये रास्ता रोकने में वो सफल हुए हैं। दलितों पर जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में अत्याचार किया गया था पिछली शिवराज सरकार द्वारा माई के लाल आंदोलन में, वो अत्याचार लोग भूले थोड़ी हैं, उसके घाव नहीं भूले। कई लोग अपाहिज हो गए, वो नहीं भूले अभी तक। तो पर भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी और आपके नेता कहते हैं कि जनता जवाब दे देगी 24 सीटों पर, लेकिन ग्वालियर चंबल में कुछ खास तैयारी आपकी तरफ से अब तक ऐसी दिखी नहीं है, बैठकें कुछ इस तरह से दिखी नहीं है। तैयारी क्या हो रही है कांग्रेस की? ये हम लोग दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है इस समय काम कर रहे हैं, और ये तैयारी चुनाव के समय जो है सतह पर आएगी।
हम जो है काम कर रहे हैं और ये काम अभी बताने के लिए नहीं है जी। हमारी जब तैयारी पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जब सतह पे चीजें आएंगी दिखाई पड़ेंगी और अब जोरदार तरीके से दिखाई पड़ेंगी। जी चलिए, मैं लौटूंगा भूपेंद्र जी। राकेश जी की मैं जरूर टिप्पणी लूंगा। राकेश जी, आप तो काफी कॉन्फिडेंट होंगे और होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दौमत नहीं है, असमंजस की स्थिति नहीं है। 2 सीटें तो आपकी पार्टी ले जा रही है, देर शाम तक परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि हम उन 24 सीटों पर बात करें। काफी बड़े चेहरे तो हैं ही आपकी पार्टी में, लेकिन सिंधिया के आने के बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी और आश्वस्त हो गई है और कॉन्फिडेंट हो गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मेरे 2-3 विद्वान साथियों ने जो प्रश्न उठाए उनके थोड़े छोटे छोटे मैं जवाब देना चाहूँगा, फिर 24 सीट पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कुणाल चौधरी जी की बात करना चाहूँगा। आज कुणाल चौधरी जी को कोरोना हुआ है। वो कोरोना कितनी घातक बीमारी है किसी से छुपा नहीं है। कोरोना बीमारी में कुणाल चौधरी जी अपना इलाज करा रहे हैं और मेरे विद्वान साथी भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि वोटों की लिप्सा। तो मुझे ये बताइए कि जब आईना बिल्कुल साफ है कि दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं, तो कुणाल चौधरी वोट डालें या ना डालें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उनकी जान को खतरे में डाल के कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती उनको अस्पताल से उठाकर विधानसभा के पटल पे लाकर उनकी वोटिंग कराना चाहती। एक तरफ कुणाल चौधरी जी की भी जान खतरे में है, दूसरी वो वहां जब जाएंगे विधानसभा परिसर में तो वहां कई कर्मचारी होंगे, वहां कई विधायक होंगे, अन्य नेता होंगे, उनकी जान भी खतरे में डाल रही है। तो लिप्सा किसको है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को 52 वोट चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इससे भी सामने आती है कि वो दलित का अपमान किस तरह से कर रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भूपेंद्र गुप्ता जी, ये क्यों नहीं बता रहे कि फूल सिंह बरैया के 2 वोट कम करके दिग्विजय सिंह को 54 वोट की पहली प्राथमिकता क्यों दी गई। अगर 52 वोटों में व्यक्ति चुनाव जीत रहा है तो 2 वोट और फूल सिंह बरैया के जी के कम करके कहीं ना कहीं ये दलितों का जो अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। बाबा साहब अंबेडकर से लेके जो बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा चुनाव लड़े, हर बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उनके सामने खड़ा करके उनको चुनाव हरवाया। आज फूल सिंह बरैया के 2 वोट कम करके कांग्रेस ने अपनी सामंती मानसिकता का परिचय दिया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह सिद्ध हो गया कि निर्दलीय हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, 15 माह में उनकी विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपए का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं कराया। तब वो मजबूर होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। और हम किसी के दरवाजे खटखटाने नहीं गए थे। उनने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की सरकार है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और हमारे उम्मीदवार को वोट दिया। अब ये कह रहे हैं खोके खर्च कर दिए। भैया 15 माह आपकी सरकार थी, सीबीआई से लेके सीआईडी से लेके तो अन्य जो एजेंसियां हैं, लोकायुक्त से लेके हर एजेंसी आपके पास थी। आजकल स्मार्टफोन है दीपक जी, अगर कोई बात करता है ना तो 2 मिनट में उसके ऑडियो वीडियो बाजार में आ जाते हैं। और अगर खोखों का लेन देन हुआ और किसी के पास कोई लेन देन की कोई जानकारी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी अगर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अपने साथ शामिल करती है तब वो कोई लेन देन नहीं होता। राजस्थान में चलती हुई सरकार में पूरे बीएसपी के विधायकों को शामिल कर लिया जाता है, तब कोई लेन देन नहीं होता। कांग्रेस अब किनको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। मैं अब 24 विधानसभा सीटों की तरफ आऊंगा जी। चंबल ग्वालियर संभाग में 16 सीटें हैं, जहां पे 10 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां दलित समाज के बंधु का इफेक्ट है। कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी लाई। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलितों के प्रति प्रेम दिखा रही थी तो फूल सिंह बरैया जी को पहली प्राथमिकता दे देते, राजा साहब को दूसरी दे देते। राजा साहब तो बड़े एक्सपर्ट हैं राजनीति के और कांग्रेस पार्टी भी एक्सपर्ट है, राजा साहब को वैसे जिता लेते। एक दलित समाज के बंधु का, वंचित समाज के बंधु का सम्मान करते, उनको पहली प्राथमिकता देते। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है जिसमें सिर्फ राजा महाराजा या उद्योगपतियों की ही पूछ है, क्योंकि कमलनाथ जी से लेकर दिग्विजय सिंह कई लंबे उदाहरण हैं। एक भी किसी दलित बंधु को 1.5 साल में ना अध्यक्ष बनाया गया और ना अभी 2.5-3 महीने होने वाले हैं किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसलिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का चेहरा है वो अब जनता के सामने आ गया। कई गंभीर सवाल राकेश शर्मा जी ने उठाए हैं, इस पे जरूर हम जवाब लेंगे भूपेंद्र जी से, लेकिन पहले हम कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। कांतिलाल भूरिया की प्रतिक्रिया आई है, दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। इलेक्शन हो गया है, वोट डाल के आ गए हैं, अब शाम को 5 बजे परिणाम डिक्लेयर होगा,
उसमें सारी स्थिति क्लियर आएगी। भाई उम्मीद तो हमारी पूरी है, हमारे उम्मीदवार तो जीतेंगे। सर एक उम्मीदवार तो जीतने की पूरी संभावना है। एक तो क्लियर हो गया है, दूसरा अब जीतने की पूरी संभावना बन रही है। इलेक्शन हो गया है, वोट डाल के आ गए। चलिए, तो कांतिलाल भूरिया को आप सुन रहे थे, चेहरे पे मुस्कान है, संतुष्ट हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि अब देर शाम भले ही नतीजे जो भी आए, लेकिन लगभग कांग्रेस के अब ये नेता ये मान चुके हैं कि परिणामों में कोई दौमत नहीं। हम जरूर भूपेंद्र जी से इस पर जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करके ये जवाब लेंगे जो राकेश शर्मा जी ने कई सवाल उठाए। लेकिन भूपेंद्र जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सिंधिया के आने के बाद एक बड़ी कॉन्फिडेंट जो है बीजेपी ग्वालियर चंबल में जरूर हो गई है, लेकिन कांग्रेस कुछ ये भी सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो बीजेपी के कुछ नेता हैं, चाहे हम माया सिंह की बात करें, हम चाहे फिर नारायण सिंह कुशवाहा की बात करें, जयभान सिंह पवैया की बात करें, कहीं ये बगावत ना कर जाए, बीजेपी को ये डर है। इसलिए कहीं ना कहीं एक उन्हें साधने की कोशिश नरोत्तम मिश्रा बीते दिनों ग्वालियर चंबल गए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है कि आपके भीतर भी नाराजगी है। राकेश जी, जो इनके छप रहे हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर गायब हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जो पोस्टर छप रहे हैं उसमें सिंधिया जी गायब हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि तो है नहीं, ये मेरा सवाल मेरे दूसरे मेहमान से था। ये जो चीज जो है, ये चीज सामने खुद ही भारतीय जनता पार्टी सड़क पे रख के खा रही है खाना। इसके लिए जनता क्या कर सकती है? ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है। अब तो यहाँ तक हो गया कि जो कविताएं महारानी लक्ष्मीबाई की गा गा कर ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंधिया को गद्दार कहा करते थे, उसके पोस्टर तो खुद ही इमरती देवी छापने लग गई हैं। भूपेंद्र जी, लेकिन गंभीर सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं कि जब राजा को 52 विधायकों का समर्थन, ये 2 अतिरिक्त वोट राजा के लिए क्यों? मतलब क्या क्रॉस वोटिंग का डर है कांग्रेस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस टाइप के लोगों की भरमार हो गई है, एंट्री कर दी गई है, इनका बस चले तो ये जो है ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि साहब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी क्या इनके कहने से अपनी रणनीति तय करती है कि वो अपने कारण से रणनीति तय करती है? हम अभी भूपे इनसे पूछेंगे, आपने जो है जब आपके पास 3 वोट पहले से ही एक्स्ट्रा हैं, तो आप काय के लिए जो है खाना खिलाते फिर रहे हो निर्दलियों को? तो ये क्या जवाब देंगे? ये मतलब बचकाने सवाल है, इन सवालों का कोई उत्तर नहीं होता है। ये जो है इनसे कहेंगे कि ऐसे सवाल जो है और ऐसे सुझाव जो है ट्रंप को दिया करेंगे, इनके खास दोस्त को, वो इनके सुझाव मानेगा। इनको ये समझ ही नहीं है जिन लोगों को, भाई आज तुम्हारे पास तो 3 वोट पहले से एक्स्ट्रा है, फिर काय के लिए तेल लगाते फिर रहे हो आप जो है इनको, निर्दलियों को और इनको? वो अपनी अपनी रणनीति है, अपना अपना काम कर रहे हैं। हम बीजेपी से थोड़ी पूछेंगे हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, परिणाम सिद्ध करेंगे कि कौन का काम ठीक रहा, कौन का काम गड़बड़ रहा। तो ये जो है ये कोई ये वैसे सवाल है। दूसरा जो सवाल है, जो बड़ा सवाल है, ये है कि जो इन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि वहां पर 16 चुनाव क्षेत्रों में से 10 जो है एससी कम्युनिटी, एससी के सीट्स हैं, और उन एससी सीट्स पर जो है इन्होंने 4000 से ज्यादा बच्चों को जेल में बंद कर करके जो सुटाई की थी, वो लोग अभी भूले थोड़ी हैं। उनमें से कई बच्चे अपाहिज हो गए हैं, कई बच्चों के जो है दुख दर्द आज तक कम नहीं हुए हैं। जो दलितों के प्रति इनका एक जो क्रूर और बर्बर चेहरा है, जनता ने तो खुद अपनी आंख से देखा है ना। चलिए, ये आपके आरोप तो चलिए ठीक है, कांग्रेस की अपनी जगह है। भूपेंद्र जी, एक बहुत संक्षिप्त में आपकी ये टिप्पणी मैं चाहूंगा, क्योंकि आपको जाना भी है, मैं आपको फ्री करूंगा। मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, तैयारियों को लेकर भी आपने कहा हम ये बताएंगे नहीं, तैयारियां हमारी चल रही है, कोई विषय नहीं है, लेकिन कितना आप आश्वसित हैं? 24 में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ला रही है उपचुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा? आज ही चुनाव हो जाएंगे तो हम 24 में से 24 सीटें जीत रहे हैं जी। हालत इतनी बुरी है कि खुद जो है शिवराज सिंह जी जो है अपने भाषणों में क्या कह रहे थे सांची में, आपको अंदाज नहीं। आप अपने वीडियो जरा पलट कर देखें तो आपको मजा आ जाएगा इनके भाषण सुन के, इनके सेजवाड़ जी के। और ये हर चुनाव क्षेत्र में हो रहा है। और जनता के बीच में जाने की स्थिति नहीं है इनके नेताओं की। ये भी जनता के बीच में जब जाएंगे इनके उम्मीदवार, तब आप देखिएगा आपके कैमरे रहेंगे और वो सब चीजें घटनाएं रहेंगी, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। जनता तो जो है, जनता कह रही है कि हमने मुफ्त में वोट दी थी, तुमने 10-10 हजार में बेच दी। तो अब जो जनता कह रही है कि ये तो ये कहाँ से लाए ये सब जो